हेलो स्टूडेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एजुकेशन एनसीईआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री से महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके फ्रांस की क्रांति जो थी एक विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके जो जिम्मेदार कारण थे उनकी विवेचना करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है, तो इसको कृपया ध्यान से सुने। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का विवरण कीजिए। भूमिका में हम इस प्रकार से लिखेंगे। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इतिहासकारों ने इस क्रांति को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। यह क्रांति स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांतों पर आधारित थी। कुछ इतिहासकार इस क्रांति का मुख्य कारण फ्रांस के बुर्बो वंश की निरंकुशता को मानते थे, जबकि दूसरे इतिहासकार फ्रांस के सामंती ढांचे को इस क्रांति का जिम्मेवार मानते थे। कुछ लेखक फ्रांस की क्रांति समकालीन दार्शनिकों तथा लोकतंत्र विचारों के परिणाम स्वरूप हुई, जबकि अन्य इतिहासकार फ्रांस की आर्थिक स्थिति को इसका कारण मानते थे। तो आइए कुल मिलाकर फ्रांस की क्रांति में जिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा बौद्धिक कारणों ने योगदान दिया उनका वर्णन इस प्रकार है। राजनीतिक कारण है जो फ्रांस की क्रांति का मुख्य राजनीतिक कारण बुर्बो वंश की राजाओं की तानाशाही थी। इस वंश के शासक बहुत ही अत्याचारी और निरंकुश थे। इन शासकों ने फ्रांस पर 200 वर्षों तक शासन किया। तो सबसे पहले जो है लुई 14वें का शासन है। लुई 14वां था जो 1643 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना था, परंतु वह गद्दी के समय नाबालिग था, इसलिए उसका शासन कार्डिनल मजरीन नामक संस्था के हाथ में रहा। परंतु जब वह लुई 14वां 1661 ईस्वी में वास्तविक शासक बना तो उसने निरंकुश शासन की स्थापना की और दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। उसने युद्धों द्वारा राज्य का प्रसार किया। वह कैथोलिक मत का समर्थक था। उसके बाद जो है लुई 15वां 1715 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना। वह भी नाबालिग था। 1743 ईस्वी में जब प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो उसे प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी। वह खाने का, जुआ खेलने का, शिकार खेलने का शौकीन था। उसने शाही हरम पर करोड़ों रुपए पौंड खर्च किए। उसके शासन में फ्रांस की जनता काफ़ी परेशान हुई। उसकी नीतियों से फ्रांस के सम्मान से काफ़ी ठेस पहुंची। इस कारण जनता में असंतोष फैल गया और वे क्रांति पर उतारू हो गए। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 ईस्वी में लुई 16वां बैठा। उसकी आयु उस समय 20 वर्ष की थी और उसका विवाह मैरी एंतोनेट से हुआ। वह 19 वर्ष की थी। लुई 16वें में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। वह खाने का शौकीन था और दिन भर सुस्ती में डूबा रहता था और शासन कार्यों में रुचि नहीं लेता था। इस समय फ्रांस में आर्थिक संकट भी गहरा गया था। अधिकतर शासन कार्य और फैसले मैरी एंतोनेट द्वारा ही लिए जाते थे। जनता उसकी नीतियों से बहुत परेशान थी। नंबर 4 है राजनीतिक कारण में मैरी एंतोनेट का प्रभाव। लुई 16वें की पत्नी थी। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। फ्रांस की राजनीति में वह हमेशा हस्तक्षेप करती थी। वह अपनी विलासिता पर दिल खोल कर खर्च करती थी। वह अपने अनुचित कार्यों से जनता में बदनाम हो गई। ऑस्ट्रियन राजकुमारी होने के कारण फ्रांस के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। दोषपूर्ण शासन। नंबर 5 में आएगा दोषपूर्ण शासन। सभी बुर्बो शासक निरंकुश थे और वे अपनी इच्छानुसार शासन चलाते थे। देश में कोई भी लिखित संविधान नहीं था। विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग अंग नहीं थे। इसके अतिरिक्त प्रोटेस्टेंट मत के लोगों पर अनेक प्रतिबंध थे। उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी। फ्रांस 40 प्रांतों में बटा हुआ था। सारे प्रांतों में शासन व्यवस्था भी एक सी नहीं थी। प्रत्येक प्रांतों के अपने अपने नियम थे और अलग अलग रिवाज थे। इस प्रकार न्याय व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण थी। अन्यायपूर्ण। नंबर 6 आता है राजनीतिक कारण में अन्यायपूर्ण कर प्रणाली। फ्रांस में 2 प्रकार के कर थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में भूमि कर और आयकर प्रमुख थे।
इन करों का भार आम जनता तथा किसानों को उठाना पड़ता था। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर में नमक कर, सीमा कर, निकासी कर तथा तंबाकू कर, अनेक प्रकार छोटे छोटे कर अप्रत्यक्ष कर के रूप में जनता पर लाद दिए गए। कुलीन वर्ग, जिसमें पादरी तथा सामंत, जिनको फ्रांस की 40% संपत्ति पर अधिकार था, उन पर कोई कर का बोझ नहीं था। जनता करों के बोझ से इतनी परेशान हो गई कि क्रांति पर उतारू हो गई। नंबर 2, ये राजनीतिक कारण थे सभी। नंबर 2 पर हम सामाजिक कारणों का विश्लेषण करेंगे। सामाजिक कारण इस प्रकार से हैं। उच्च वर्ग की अप्रियता। पूरा फ्रांस 3 वर्ग में बटा हुआ था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा आम जनता। उच्च वर्ग में राजा, पादरी, सामंत और बड़े जमींदार शामिल थे, जो कि कुल आबादी के 2% थे। इनको सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे और राज्य में ऊंचे पदों पर आसीन थे तथा किसी भी प्रकार का कर नहीं देते थे। दूसरी ओर मध्यम और आम जनता करों के बोझ तले लदे हुए थे और उनको कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। कालांतर में दोनों वर्गों ने फ्रांसीसी क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नंबर 2 है मध्यम वर्ग की महत्ता कौन सा। फ्रांस में मध्यम वर्ग में धनी, उद्योगपति, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर तथा पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे। ये सभी लोग महत्वाकांक्षी थे। 1760 से पहले से ये लोग पदों को खरीद कर कुलीन बन सकते थे, परंतु अब उनकी यह सुविधा खत्म कर दी गई थी, जिससे वे कुलीनों के विरुद्ध हो गए और समाज के लोग बदलाव के लिए इनकी ओर देखते थे। मध्यम वर्ग उच्च वर्ग को देश के विकास में बाधा मानता था। यही कारण था जो इन लोगों ने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नंबर 3 है कृषक और मजदूरों की दयनीय स्थिति। फ्रांस में कृषक वर्ग की बड़ी दयनीय स्थिति थी। वे एक बंधुआ मजदूर की भांति काम करते थे। उन पर करों का बोझ इतना था कि उनके पास इतना अनाज भी नहीं बच पाता था कि पूरे वर्ष अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। दूसरी तरफ फ्रांस में औद्योगिक क्रांति के बावजूद भी मजदूरों से 18 घंटे काम लिया जाता था और उनको सुविधाएं भी नामात्र की दी जाती थी। उन्हें मजदूरी भी इतनी कम दी जाती थी कि वे अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते थे। अतः इस बात से दुखी होकर कृषक और मजदूर थे जो दुखी हो गए और क्रांति का कारण बने। आपसी मतभेद। नंबर 4 पर आता आपसी मतभेद। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, पूरा फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ था। कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि कृषक और मजदूर वर्ग की स्थिति बड़ी दयनीय थी और मध्यम वर्ग को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। तीनों ही वर्ग एक दूसरे का घृणा की दृष्टि से देखते थे, जो कि क्रांति का कारण बनी। नंबर 3 पर हम आर्थिक कारणों का विश्लेषण करते हैं। आर्थिक कारण इस प्रकार से थे। आर्थिक कारण में नंबर 1 पर आएगा निर्धनता और महंगाई। फ्रांस में निर्धनता और महंगाई जोरों पर थी। एक तरफ कुलीन वर्ग थे जो विलासिता का जीवन जी रहे थे, दूसरी तरफ मजदूर, किसान और आम जनता रोटी के लिए हाहाकार कर रहे थे। प्रतिदिन प्रयोग होने वाली वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे। परिणामस्वरूप महंगाई बढ़ने से लोग भूखे मरने लगे। अनाज की बढ़ती कीमतों के विरोध में फ्रांस में विद्रोह होने लगे। नंबर 2 है दोषपूर्ण कृषि व्यवस्था। फ्रांस की अधिकतर भूमि पर सामंतों का अधिकार था। वे कृषकों तथा दासों से कृषि करवाते थे। उन्हें कृषि सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया, न ही आधुनिक उपकरण का प्रयोग करते थे। कृषि प्राचीन ढंग से की जा रही थी, जिससे कृषि की स्थिति पूरे फ्रांस में बिगड़ गई। कृषक दिनों दिन निर्धन हो रहे थे और कृषक वर्ग मौके की तलाश में थे जिससे वे सामंतों के अत्याचार से मुक्ति पा सके। नंबर 3 पर है अकाल। 1788 ईस्वी में क्रांति से 1 साल पहले फ्रांस में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल की वजह से गरीबी और भूखमरी फैल गई और रोटी के लिए हाहाकार मच गया। 1789 ईस्वी में गरीबों ने कुलीनों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। सरकार ने उपद्रवियों को दबाने के लिए सेना को भेजा, परंतु सैनिकों ने भी उपद्रवियों का साथ दिया। नंबर 4 धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों का विश्लेषण इस प्रकार से है। पादरियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला। पादरी लोग कुलीन वर्ग में आते थे। वे भ्रष्टाचारी थे और चर्च में इकट्ठा हुए पैसे का दुरुपयोग करते थे। वे हमेशा दरबार के षड्यंत्र में लगे रहते थे और विलासिता का जीवन जीते थे। धर्म के विकास के बारे में कोई काम नहीं करते थे। फ्रांस की जनता उनके दूषित चरित्र से बहुत परेशान थी।
नंबर 2 है धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। फ्रांस में अधिकतर लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, यद्यपि फ्रांस में यहूदी तथा प्रोटेस्टेंट भी काफ़ी थे। उन्हें कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। फ्रांस के कानूनों के अनुसार रोमन कैथोलिक मत में विश्वास रखना अनिवार्य था। प्रोटेस्टेंटों पर तथा यहूदियों पर काफ़ी प्रतिबंध थे और धार्मिक क्षेत्र के इस प्रभाव में इस वर्ग के लोग काफ़ी परेशान थे। उन्होंने 1789 की क्रांति भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दार्शनिकों का योगदान नंबर 5 पर आता है। दार्शनिकों का क्या योगदान था? दार्शनिकों में महत्वपूर्ण रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर थे। रूसो ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नंबर 1 पॉइंट पर हम देखते हैं। रूसो के विचारों ने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने अपने विचार सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक थी उसमें लिखे हैं। उसके अनुसार राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है और केवल उसी व्यक्ति संस्था को राज्य करने का अधिकार है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। उसके अनुसार जनता निरंकुश राज्य को उसके पद से हटा सकती है और उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है। रूसो के इन विचारों ने क्रांतिकारी भावनाएं उत्पन्न करने में सहयोग दिया, जिससे क्रांति की भावना को बल मिला। मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने फ्रांस की जनता को बहुत प्रभावित किया। वह इंग्लैंड की राजनीतिक प्रणाली को बड़ा प्रभावित मानता था। उसने अपने विचारों को स्पिरिट ऑफ लॉज नामक बुक में लिखा। इसमें उसने निरंकुश राजतंत्र प्रणाली की आलोचना की। उसके अनुसार शासन की तीनों शक्तियाँ विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हाथों में होना चाहिए। नंबर 3 पर वोल्टेयर ने भी मॉन्टेस्क्यू की भांति ही निरंकुश सरकार की आलोचना की तथा इंग्लैंड की शासन प्रणाली की प्रशंसा की। उसने अपने विचार लेटर ऑन द इंग्लिश नामक पुस्तक लिखी, जिससे फ्रांसीसी सरकार ने वर्जित कर दिया। उसका विचार था कि राज्य में निवास करने वाले भले ही किसी वर्ग या समुदाय से हों, पर धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। उसने पादरी वर्ग के विलासी जीवन का विरोध किया। इस प्रकार क्रांति लाने में उसके विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में किसी एक कारण का योगदान नहीं था, बल्कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के सारे तत्व समान रूप से उत्तरदायी थे, जिसमें दार्शनिकों के विचारों ने जलती हुई चिंगारी में घी का काम किया। तो स्टूडेंट, यह थे हमारे प्रमुख क्रांति के कारण जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी। यह इस प्रकार से तैयार किया हुआ है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।